हमारी परीक्षा पर। एक बार बताएं आवाज आदि सब कुछ बेहतरीन आ रही है? कमेंट कर दीजिए टाइगरों, एक बार अगर आवाज आदि सब कुछ ठीक आ रही हो, आपको सब कुछ बेहतरीन चल रहा हो तो फिर एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं ही देख लेता हूं आप क्या कमेंट करेंगे। चलिए हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलो ओके, चल जय हिंद सर, जय हिंद देवेंद्र फौजी मेरे भाई, रूप जय हिंद मेरे भाई। चलिए सब सही है, ओके। भूषण पाल 1000 MB खा गया है, कोई बात नहीं, कल से रिकॉर्डेड दे दूंगा तुम्हें। नेट का तुम्हें बड़ा रोना रहता है, नेट चाहिए बच्चों को, कोई बात नहीं बच्चों, दे दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड चाहोगे रिकॉर्डेड दे दूंगा। वैसे आप इसको रिकॉर्डेड देख लिया करो ना, थोड़ी देर में डल जाएगी तो तब देख लिया करो। जैसे कल वाली अभी डाल चुका हूं मैं, ठीक है, सबसे नीचे मिल जाएगी कल वाली, तो आप उसको देख रहे। कल की PDF नहीं मिला, कल नितिन कोहली गुजर मेरे भाई, कल वीडियो ही बहुत देर में अपलोड हुआ था। आज और इंतजार करेंगे आज वीडियो कितनी देर में अपलोड होता है, नहीं तो फिर कल से आपको 9:30 बजे 1 घंटे पहले बनाकर डाला करूंगा। यानी कि 8 से बनाऊंगा, 8 से 9 तक वीडियो बना के, और 9 से 10 वीडियो बना के हिस्ट्री वाली दोनों वीडियो एक 10:30 बजे डाल दूंगा तुरंत ही, और एक आपकी जो हिस्ट्री की होगी वो तुरंत ही मैं 12 बजे डाल दूंगा। यानी कल से टाइम पर मिलेगा, नेट भी कम मिलेगा अगर आज की वीडियो अपलोड टाइम पर नहीं हुई। और कुछ हो तो बताओ, साइंस का बताओ, ठीक है। नितिन कोहली मेरी बात सुनो, साइंस के लिए आज साइंस की उम्मीद है पूरी आज क्लास होगी। जो साइंस की जो सर की PDF थी ना, जो हार्ड डिस्क होती है हमारे पास जिसके अंदर सारा डाटा रहता है, वो क्रैश हो गई कल, और कल क्लास होनी थी, कल फिर वो पूरा रिकवर करने में सर उसको देकर आए हैं, तो शायद आज आपकी क्लास होनी चाहिए। चलो ओके, थैंक यू सर नितिन कोहली, ओके। सर मैथ की क्लास ऐप पर नहीं, चलो देखो मैथ की क्लास, वकार हसन मेरे भाई, मैथ की क्लास जो है यूट्यूब पर भी और ऐप पर दोनों पर चल रही है, क्योंकि देखो वो सर नए आए हैं, पहले बच्चे को इसको जानने दो, बच्चे उनको जाने और वो बच्चे को जाने। अब मेरा तुम्हारा रिलेशन तो बहुत पुराना रहा है, तो इसलिए मैं तो सीधा अब यूट्यूब पर ही आता हूँ, यानी ऐप पर ही आता हूँ। यूट्यूब पर आऊंगा तो क्वेश्चन लगवाने आऊंगा, शायद कल से क्वेश्चन लगवाने, क्योंकि तुम्हें रिवीजन कराना बहुत जरूरी है। तो यूट्यूब पर शायद में 30 40 क्वेश्चन, 1-2 सर हमारे साथ और भी होंगे, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना शायद यूट्यूब पर शुरू कर देंगे। और मैथ की क्लास ऐप पर यूट्यूब पर अभी दोनों जगह पर मिलेगी। ऐप पर देखो आप मैथ के अंदर जाकर, अगर आपने कॉम्बो बैच लिया है तो मैथ के अंदर जाकर देखो, और अगर मैथ का लिया है तो उसके अंदर आपको 5 की 5 वीडियो मिल जाएंगी। और कुछ बताओ सर, मैथ समझ नहीं आ रहा है। अंशुल मेरे भाई, अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा था तो पहले दिन ही आपको कमेंट करना था मुझे बार बार कि सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है। किसी टीचर को, बहुत बड़े टीचर हैं। दूसरी बात, मैंने उनके मैथ पढ़ाने के तरीकों को देखा, और मैथ, अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैथ समझ में आएगा ही आएगा, और तुम राजी से नहीं तो जबरदस्ती समझो उस मैथ को, क्योंकि मैं जानता हूं तुमको अगर बच्चों वाले क्वेश्चन अगर दे दूं ना, तो बच्चों वाले क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाते हैं। एक बात बताओ, समझने को होता क्या है, 3 से 4 बार तुम उस क्लास को देखो, 3 से 4 बार देखने के बाद 3 से 4 बार से उन क्वेश्चनों को करो। अगर फिर भी ना हो तब आके मुझसे कहना, क्योंकि आपको क्या होता है ना कि देखो आप क्वेश्चन जैसे रेशो सर पढ़ा रहे हैं कि किसी व्यक्ति का आय का अनुपात 3:4 है, वे व्यक्ति 4:5 में खर्च कर देते हैं। बचत का अनुपात इनका 3:6 है। मान लो उस व्यक्ति की बचत, यानी ए व्यक्ति की बचत जो है वो 300 रुपए है, तो बी का खर्चा बताओ। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बात। और जहां ये कहने लगा कि ए की आय बी का 2/3 है, ए की आय बी का 2/3 है, अब तुमको लगेगा ये क्या होने लगा। तो आपको आसान चीज मेरे लालो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंद बुद्धि हो, लेकिन तुमको मैथ मेरे दोस्त पढ़ना ही पड़ेगा उस लेवल का, अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है। तुमको थोड़ा टफ सीखना पड़ेगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आई तो फिर सीधा सर को मैसेज करो, मैसेज में उनका नंबर आपको दे दूंगा, या मुझे मैसेज सीधा करो, जिससे कि सीधा आप डाउट पूछो उनसे। वैसे वो 2-2 3-3 बार आपको एक सवाल को पढ़ा रहे हैं, इतने प्यार से हमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है का। चलो सर, पॉलिटी हिस्ट्री मस्त FT है, बस ऐसे ही आपके साथ बना रहे हमारे साथ। हरेंद्र कुमार, देखो मैथ का लेवल मस्त है, बिल्कुल देवेंद्र फौजी, मैथ का लेवल मस्त है, बस वही मैं इसको सिखाने वाला हूं भाई को, जिसने कहा था सर मैथ समझ में नहीं आ रहा है, कि मेरे भाई मैं झुटला नहीं सकता, और अगर आपने पैसे दिए तो अब तो बिल्कुल नहीं झुटला सकता। मैं उनसे आज ही कह दूंगा कि सर थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डाउन कर दो, और तुम खुश हो जाओगे कि सर समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं करवाऊंगा नहीं उनसे लेवल, मैं ये कह दूंगा इनको जितना तपा सकते हो ना, जितना ये परेशान हो सकते हैं, इनको उतना परेशान करके मैथ दो, उतने लेवल का मैथ दो। क्योंकि जब एग्जाम में जाते हैं ना तो क्या रोते आते हैं, एग्जाम टफ आ गया। अरे मेरे लाल, तूने तैयारी ही आसान की थी, एग्जाम टफ नहीं आया। तूने तैयारी 2+2 जोड़ने वाले मैथ से की थी, टफ एग्जाम नहीं आया। तुमको दिखाऊंगा कितने बच्चे अभी जेल वार्डन दिल्ली पुलिस के अंदर 50 में से 49 नंबर है उस लड़की के, ठीक है। पढ़ने से होता है, मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर
मैथ के और रीजनिंग के अंदर यानी 25 नंबर की रीजनिंग थी, 25 के 25 सही है, और 10 नंबर का कंप्यूटर था, 10 के उसमें 9 सही है शायद, और मैथ के पूरे यानी कि 49 नंबर कुछ ऐसे बन रहे हैं उस लड़के के। हेलो, हाँ गुरु बता। तो प्यारे दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि मैथ का लेवल तुम्हें बढ़ाना ही पड़ेगा। 49 नंबर लेकर आ गया 50 में से वो व्यक्ति, जीके में चलो उसके 30 तो आएंगे, पहुंचा दिया स्कोर अच्छा, ये स्थिति होती है। तो लेवल अपना बढ़ा लो। सर डाटा अधिक लगता है, वकार हसन मेरी बात सुनो भाई, अगर डाटा अधिक लगता है तो जब ये वीडियो ऑफलाइन पड़ जाए ना, जब अपलोड हो जाए कोर्स में, स्टोर जहां पर है, तो तब देख लेना, तब बहुत कम लगेगा, वहां क्वालिटी ज्यादा कम भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे अब क्वालिटी कम पर ही चला रखा है, ये ऑटोमेटिक कम कर दिया। सर आप हिस्ट्री और, ठीक है मैंने आपका बात पढ़ लिया हरिंदर जी। और रही बात हिस्ट्री और पॉलिटी की, देखो हिस्ट्री और पॉलिटी की अगर मैं बात करूं ना, तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लो, हिस्ट्री की बात करो, चाहे आप पॉलिटी की बात कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों सब्जेक्टों में, दोनों सब्जेक्टों पर चाहे तो आपने मुझे 199 रुपए दे दिए, चाहे आपने मुझे 399 रुपए दे दिए, बेधड़क हो जाना, बेधड़क हो जाना। पैसा बहुत कम है लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है इस पैसे की, इतना निश्चित मान लेना, तुम्हारा साथ तब तक दूंगा तब तक तुम कहते रहोगे और मैं पढ़ाता रहूंगा। इस बात को ध्यान रखना कि ऐसा कोई नहीं हो सकता। एक बात बताओ, आज मैं 25वीं वीडियो पढ़ा रहा हूं, आज मेरी 25वीं वीडियो है, और हर वीडियो में मानता हूं कि 40 से 45 मिनट मेरी जाती है, मैं एवरेज 45 मिनट मान लेता हूं हर वीडियो में, ठीक है। 25वीं वीडियो है और अभी मैं कहां तक आया हूं देखना जरा, हम 1905 तक पढ़ रहे हैं। अभी हमने सिर्फ, अगर मैं बात करूं तो हम गवर्नर जनरल तक, वायसराय तक पहुंचे हैं। क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो 25 वीडियो तक, 25 वीडियो में आधा सिलेबस खत्म हो जाता है हिस्ट्री का। मैंने पहले पढ़ाया नहीं था क्या, मैंने 50-55 वीडियो में सारा सिलेबस खत्म कर दिया था। आज मैं 25 वीडियो पढ़ा चुका हूं, अभी इतिहास का एक पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, 1947 में जाकर एक पार्ट कंप्लीट होगा, लगभग 30 वीडियो में एक पार्ट कंप्लीट होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं किस कदर आपको डाटा देता जा रहा हूं, किस कदर आपकी मैं तैयारी को लेकर चल रहा हूं। इस बात का अंदाजा लगा लेना कि मैं आपको जब तक हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना, दम लगा के पढ़ाऊंगा, और कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको ये लगे सर इसमें समस्या होगी। और फिर उसके बाद भी ये कोर्स हमेशा आपके लिए ऐप पर रहेगा। 6 महीने मैंने सिर्फ कहा है बच्चों से कोर्स खरीदने के लिए कि 6 महीने मैं इस कोर्स को हमेशा ऐप पर रखूंगा, जिससे कि आप इस 300 रुपए में, देखिए मैं कह रहा हूं, वादा भी नहीं करूंगा क्योंकि आप कहोगे सर आपने तो वादा किया था, मैं कोशिश करूंगा पूरी कि जिसने कोर्स खरीद लिया ना उसके लिए परमानेंट रहे। वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने, क्या फर्क पड़ता है, उसने मुझे कुछ रुपए तो दिए हैं। फ्री पढ़ने वालों से वो थोड़ा तो अलग है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अलग होना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज के लिए चिंता मत करो, पैसे की चिंता नहीं है। राइडर रोहित चौधरी, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाओ। बिल्कुल देखो, चिंता करना मत बिल्कुल भी। आप ये कह दोगे ना एक बार हिस्ट्री खत्म होने के बाद भी, अगर मैंने 70 क्लास में मानो हिस्ट्री, वैसे 70 नहीं लगूंगा, बड़ी बड़ी क्लास लूंगा, 60 तक मैं इसको कवर कर लूंगा। अगर करने के बाद तुमको ऐसा लगा ना कि सर थोड़ा सा मतलब मजा हल्का रह गया, तो दोबारा रिवीजन करा दो, सर दोबारा भी पढ़ा दूंगा इन्हीं पैसों में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात की कभी बेफिक्र रहना, अगर तुम्हारे साथ जुड़ गया हूं ना तो हर तरह से जुड़ गया हूं, ठीक है, हर तरह से। वैसे अभी एक जगह बात चल रही है, देखो मैं आपको बताता हूं, एक चैनल है, ऐप पर क्लास चल रही है, ज्यादा बच्चे भी नहीं देख रहे और कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चैनल है और उस चैनल पर मतलब वो चैनल वाले मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं सर आपको पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा, मतलब आप किसी तरह आओ, हमारे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर बताओ किस तरह से पढ़वाओगे, मैं हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। तो बोले हिस्ट्री पढ़ा दो आप, और हिस्ट्री के लिए उन्होंने कहा था सर 60 घंटे में हिस्ट्री खत्म कर देना और हम आपको 70,000 रुपए दे देंगे 1 महीने, 2 महीने पढ़ाओगे 1,40,000 हो गए। तो मैंने कहा कि बच्चों, मैंने कहा कि देखो जी मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं 70,000 मैंने पहले उनसे डन कर दिया था, मैंने आपसे भी बोला होगा एक बार यूट्यूब पे कि शायद मैं जुड़ूं, फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सर चलो कोई बात नहीं है, मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। उसके बाद फिर मैंने उनसे, उनका फिर फोन पे फोन आने लगा, बोले सर आप सिर्फ 40 घंटे पढ़ा दो, 1 लाख रुपए दे देंगे हम आपको महीने, 1 लाख रुपए महीने। फिर भी मैंने परसों उनसे मना कर दिया, मैंने कि सर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम की सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि मैं अपना चैनल और ऐप पूरा अपना खुद संभाल रहा हूं। कल सर से बात हुई थी, सर कहते टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत चिंता में रहता हूं, मतलब जिस बच्चे ने मुझे पैसा दे दिया ना, अब उसको किस तरह से बेस्ट दूं, मतलब हर तरह से तैयार हूं आपके लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
तो मैंने उस चैनल वालों से मना कर दिया था कि सर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अपना ऐप का, अगर इस ऐप में कमेंट का रिप्लाई भी देना होता है ना, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टीम नहीं है। अगर ऐप वालों से कोई प्रॉब्लम आ रही है, बात भी करनी होती है ना, डेली 3-3 4-4 बार उनको फोन करना होता है, तो सारा खुद ही मैनेज करना होता है। वीडियो भी वो हर जगह डालनी होती है, लिंक डालनी, ये करना, पीपीटी ये तैयार करना, बहुत सारे काम है। तुमको नहीं गिनवा रहा, मैं कुछ नहीं करता, ऐसे समझो। अब फिर उनका आज फिर से फोन आया है, तो मैंने उनसे परसों ये कह दिया था, मैंने कि मैं 1.5 लाख रुपए लूंगा और 1.5 लाख रुपए में तुम्हें तुम्हारे यहाँ 1.5 लाख रुपए में महीने का पढ़ा सकता हूं। भाई साहब आज उन्होंने ये कह दिया, सर अगले वीक से आपकी क्लास होगी, हम 1.5 लाख रुपए महीने ही देंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को समझो कि क्वालिटी जो होती है ना, कद्र जो होती है, वो क्वालिटी की होती है। मैं आपको 199 रुपए में पढ़ा रहा हूं और वो व्यक्ति 1.5 लाख रुपए महीने देने के लिए आगे हो गया, उस टाइम पर जब कोरोना चल रहा, टीचरों की भीड़ है एक तरफ से ऑनलाइन के मामले में। बहुत सारे टीचर जो कभी ऑनलाइन नहीं आते थे वो ऑनलाइन आ गए और वो व्यक्ति 1.5 लाख देने के लिए तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी की कद्र होती है। अब कमिटमेंट किया है, मैं जुड़ना ना जुड़ना वो आगे आपके लिए देखता हूं। चलेगा सर, मैं पूरा करूंगा सर, मैंने आपको अंकित सर पर देखा था, बेस्ट हो आप, थैंक यू हरिंदर। चलेगा, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर एक बार ऐप का सब कुछ एकदम बेहतरीन हो गया ना, कि ऐप की तरफ से सर सोचना बंद कर दो, ऐप बेहतरीन चल गया है आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐप वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ये मेरा प्रथम उद्देश्य होगा। और आपने देखा भी होगा कि जब से मैं ऐप पर आया हूं ना, यूट्यूब पर नजर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पर अपनी हवाबाजी और चेहरा चमको, नहीं। जब तुम्हारा जिम्मेदारी ले ली तो फिर तुम्हारी ही जिम्मेदारी ले ली, ठीक है ना। एक बार बस ऐप से संतुष्टि हो जाए कि हाँ ऐप प्रॉपर वे में चल रहा है, फिर मैं दिखाऊंगा आपको धमाकेदार तरीके से चीजों को, ठीक है। चिंता ना करो किसी चीज की। आइएगा प्यारे दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। काफी बातों में तुमने आज मुझे लगा दिया और काफी बातों के चक्कर में ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको इरेज कर देंगे। चलो आगे आज बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। बड़ी शानदार, जबरदस्त और जोरदार तरीके से हम बात करेंगे, और जो जोरदार तरीके से बात होने वाली है वो आप सभी को बड़ी ही फायदा देगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा चीजों को, और जो चीजें रहेंगी वो बड़ी शानदार आपके लिए होने वाली है। आइएगा प्यारे दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें आज की क्लास के बारे में, तो आज हम कुछ ऐसी चीजों को पढ़ने वाले हैं। हैंग ही हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो प्यारे दोस्तों, हम ऐसी चीजों को पढ़ने वाले हैं जहां से, चलिए ओके हरिंदर। चलिए तो प्यारे दोस्तों देखिए, हम सभी ने एक बात जानी कि भारत के अंदर जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने देखा कि कुछ ऐसी पार्टियां बननी शुरू हुई भारत के अंदर, जिन पार्टियों के बारे में यह कहा जाता है कि भारत के अंदर, जैसे कि राजा राममोहन राय, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, राजा राममोहन राय। उसके अलावा आप सभी ने जाना विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये ऐसे लोग उभर कर सामने आए जिन्होंने भारत के अंदर लोगों को सांस्कृतिक चीजों में सुधारने की कोशिश की। लेकिन प्यारे दोस्तों, ऐसी पार्टियां जो बननी शुरू हुई, उससे अंग्रेजों को लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय लोग जो है ये अब अपनी संस्कृति में विचारधारा को बदलना चाहते हैं, और संस्कृति में बदलाव ये कभी भी महसूस नहीं करेंगे, इसको कभी भी सहन नहीं करेंगे। तब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक चाल खेलनी चाहिए, और अंग्रेजों ने कहा कि जब भी किसी देश के अंदर उसके विकास की विचारधारा को रोकना हो, तो उन व्यक्तियों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाना शुरू कर दो। और अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भारत के अंदर जो भाईचारा है, जो इनके अंदर एकता है, वो देखने लायक है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति भारत के अंदर एक विचारधारा में चलता था, भारतीय, इंडियन के नाम पर एक होता था। आपने 1857 की क्रांति देखी, क्या 1857 की क्रांति में आपको कहीं भी नजर आया कि यह क्रांति मुस्लिमों के द्वारा की गई क्रांति थी? क्या 1857 की क्रांति के अंदर आपको कहीं भी ऐसा नजर आया कि यह क्रांति हिंदुओं के द्वारा की गई क्रांति थी, या इसके अंदर पारसी नहीं लड़ रहे थे? इसके अंदर हर धर्म का व्यक्ति लड़ रहा था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, चाहे मराठा हो, चाहे पेशवा हो, हर व्यक्ति 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सामने खड़ा था। अंग्रेजों को एक बात समझ में आ चुकी थी कि अगर इनको हमें कमजोर करना है तो इन लोगों को आपस में लड़ाना होगा, और आपस में लड़ाने का सीधा सीधा सा उद्देश्य हो सकता है स्टोर में मिलेगी, अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर इनको हम आपस में लड़ा देंगे तो आपस में लड़ाने के साथ ये लोग आपस में उलझ कर रह जाएंगे और ये कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर होने का मतलब है कि इनको भारतीय ना बनाकर हिंदू मुस्लिम में बांटना शुरू कर दो। आज के समय में भी आप देखो, अगर कहीं पर जातिवाद कहीं पूरी दुनिया में होता है तो सबसे ज्यादा भारत में होता है, और इसके जन्मदाता रहे हैं अंग्रेज।
और मैं इस बात को बहुत जल्दी सिद्ध कर दूंगा कि इसके जन्मदाता आखिरकार अंग्रेज क्यों रहे हैं, जो आज के समय भारत के अंदर धर्मवाद और जातिवाद है। ब्रिटेन के अंदर आप आज भी जाइएगा, ब्रिटेन के अंदर आज भी लोग क्लास में बटे होते हैं, फर्स्ट क्लास का आदमी, सेकंड क्लास का आदमी, थर्ड क्लास का आदमी, फोर्थ क्लास का आदमी। लेकिन भारत में मैं राजपूत, मैं जाट, मैं सिख, मैं यहां पर अहीर, मैं ये, मैं वो, मैं क्या क्या। तो ऐसे आज के समय में जो जाति में बटे हुए लोग हैं, ये भारत में अंग्रेजों की देन होती है। वास्तविकता यह है कि 1857 की क्रांति देखो या 1905 से पहले के आप भारत पर एक बार नजर डालोगे तो आपको भारत भारतीय कहता हुआ दिखाई देगा, जाट, हिंदू, राजपूत, यादव कहता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस काम पर कि भारतीय लोग अपने पूर्वजों से नहीं सीखते थे, लेकिन अंग्रेज भारतीय पूर्वजों से जरूर सीख जाते थे। आज के समय में आप देखो, आज के समय में वेस्टर्न कल्चर हमारे भारत में आना शुरू हो गया है। और अगर वेस्टर्न कल्चर हमारे भारत में आना शुरू हो गया है तो पहले अपने बच्चों को जब मां बाप सिखाते थे तो वह कहते थे बेटा भगवान राम की तरह तुझे बनना है। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके विचार तेरे अंदर आने चाहिए। लेकिन आज के समय में माँ बाप बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा नौकरी लगानी है, पैसे वाला बनना है, बड़ा आदमी बनना है। ये वेस्टर्न कल्चर है। ये भगवान राम के बारे में आज बताओ कौन सा माँ बाप अपने बच्चे को सिखा रहा है। बच्चे को सिखा रहा है तो पैसे वाला हो जा, बड़ा आदमी बन जा, नौकरी लगा ले। संस्कृति की बात आज कहीं होती नहीं है, लेकिन उस समय भारत के अंदर सभ्यता और संस्कृति की बात होती थी। बड़ा आदमी, पैसे वाले बनने की बात नहीं होती थी। ये वेस्टर्न कल्चर जैसे ही भारत में आएगा तो हमारा भारत उन अंग्रेजों की तरह ही चलने लग जाएगा। और कल्चर भी लेकर आने वाले कौन थे? ये अंग्रेज थे। मैं बहुत जल्दी इस बात को सिद्ध करूंगा। फिलहाल आप इतना समझ के चलो कि आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत के अंदर इन्होंने ये जो हमारा बंगाल हुआ करता था, मानो ये बंगाल है, इस बंगाल के दो हिस्से कर दिए। जिस व्यक्ति का नाम था कर्जन, इस कर्जन नाम के व्यक्ति ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। और जब बंगाल विभाजन किया, इस क्षेत्र को नाम दिया गया जिसे आपने पूर्वी कहा गया, पूर्वी बंगाल कहा गया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि पूर्वी बंगाल तो जरूर था, लेकिन इस बंगाल के अंदर ये जाति के आधार पर किया गया था। लेकिन इस क्षेत्र को नाम दिया गया, इसको पश्चिमी बंगाल नाम दिया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये आपको देखने में पूर्वी पश्चिमी बंगाल लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता यह है प्यारे दोस्तों, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, इसको आप कह सकते हैं इसके अंदर मुस्लिमों का बाहुल्य क्षेत्र था। और अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र जो था, ये हिंदुओं का बाहुल्य क्षेत्र था। कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रही होगी कि ये देखने में पूरा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल लग रहा है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा गया अंग्रेजों की एक चाल थी। प्यारे दोस्तों, आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा जब इस बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द जो किया जाएगा, जब मैं यहां इस चीज को क्लियर करूंगा कि भारतीय व्यक्ति अपने पूर्वजों से नहीं सीखते थे और अंग्रेज इनके पूर्वजों से सीख जाते थे। यहां पर क्या हुआ कि बंगाल के लोगों ने बहुत जल्दी इस बात को समझ लिया। और जब बहुत जल्दी इस बात को समझ लिया तो बंगाल के लोग यहां से जो हिंदू लोग थे, मुस्लिमों के लिए राखी लेकर राखी बांधने लगे। और ये मुस्लिम व्यक्ति जो थे, ये हिंदुओं से गले मिलकर रोने लगे। पूछा भी जाता है पहले राखी का प्रयोग कहां किया गया था। हालांकि जहांगीर के समय में भी किया गया था, लेकिन भारत में यहां भी हमें राखी बांधने का प्रयोग किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखियों का प्रयोग किया था। बंगाल विभाजन के समय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय लोगों ने बंगाल टूटे ना, इस काम पर काम करने की कोशिश की थी और एक दूसरे को प्यार दिया, एक दूसरे को एकता अखंडता दिखाई, जिससे अंग्रेज हम पर फूट डालो शासन करो की नीति में सफल ना हो सके। धीरे धीरे चीजें बदलती गई, लेकिन हर समाज में, हर देश के अंदर, हर जाति के अंदर कुछ तो ऐसे अपवाद पाए जाते हैं जो चीजों को नहीं समझते। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, इसके अंदर कुछ लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। और जो कुछ लोगों को उकसाना शुरू किया इन अंग्रेजों ने, तभी 1906 के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे निकल कर आए मुस्लिमों के अंदर से, आगा खान जैसे लोग। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहां पर एक ऐसी पार्टी की स्थापना कर दी 1906 में, जो मुस्लिम लीग के नाम से जानी गई। ढाका के अंदर इसकी स्थापना की गई। लेकिन मुस्लिम लीग जो बनेगी 1906 में स्थापना होगी। और 1906 में स्थापना होने के साथ, मैंने कहा था अंग्रेज बड़े दिमागदार व्यक्ति हैं,
ये इस पेड़ को आज अंकुरित पानी और बीज, उस बीज को छाया दे चुके हैं, जमीन के अंदर बो चुके हैं और उसको पानी दे चुके हैं, जो आगे चल के कटीली झाड़ी के रूप में भारत के सामने आकर प्रस्तुत होगा, मुस्लिम लीग। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि इनकलाब जिंदाबाद के जैसे नारे देने वाले लोग, यही लोग कहेंगे हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान की विचारधारा इनके दिमाग में आने लगेगी। हम पहले हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर चलते थे, हम पहले जातियों में बटे हुए नहीं थे, हम सिर्फ भारतीय इंडियन हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों की स्थापना करके भारत के अंदर एक बीज अंकुरित कर दिया, जो आगे चल के भारत के लिए बहुत बड़ा एक सबब बनेगा। बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय में हुआ, लेकिन उसी टाइम पर भारतीय व्यक्ति क्या कर रहे थे, जब ये ऐसे बीजों को बोने का काम कर रहे थे। भारत में भी दो तरह के लोग हुआ करते थे। एक व्यक्ति का मानना यह था कि अंग्रेज प्यार से मान जाएंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता रही है कि सामने वाला जो होता है उसको तुम प्यार देते रहो, प्यार देते रहो, प्यार देते रहो, वो समय आने पर बदल जाएगा, वो भी तुमको प्यार देने लगेगा। भारतीय की संस्कृति रही थी ऐसी। कुछ लोग भारत के मानते थे कि अंग्रेजों को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो जिसका कोई जवाब नहीं, आखिरकार अंग्रेज खुश होकर हमें आजाद करके वापस ब्रिटेन चले जाएंगे और हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन ये अंग्रेज हैं। आप बताओ, आपके घर में अगर कोई चोर आ जाए और आप चोर आने के बाद उस चोर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएं कि आप हमारे घर से चले जाइएगा, आप हमारे घर चोरी मत कीजिएगा, आप हमारे गहनों को लूट कर मत ले जाइएगा, आप इस तरह से गिड़गिड़ाएंगे। या दूसरा तरीका होता है कि आप अपने वेपन्स का प्रयोग करेंगे और वेपन्स का प्रयोग करके एक तरफ से खदेड़ना शुरू कर देंगे। चोर गांव घर तो क्या, आपके गांव में भी नजर नहीं आएगा, पूरी रात उसको ढूंढते रहेगा अगर वेपन्स का प्रयोग आपने एक बार कर दिया। भारत के अंदर दो तरह की विचारधारा उत्पन्न होने लगी। एक विचारधारा कहने लगी अंग्रेजों को प्यार से भारत से हमें भेजना होगा। दूसरी विचारधारा उसी समय पनपी, उसने कहा कि हमें अंग्रेजों को खदेड़ कर भारत से भगाना होगा। सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस हुआ करती थी, इसी विचारधारा पर दो भागों में बट गई। एक का नाम बना गरम दल, एक का नाम बना नरम दल। गरम दल के अंदर वह लोग जुड़े जिनकी विचारधारा ऐसी थी कि अंग्रेजों को खदेड़ कर भारत से भगाना होगा, जबकि नरम दल में वह लोग जुड़े जो शांति चाहते थे, जो चाहते थे कि प्यार से अंग्रेज भारत से जा सकते हैं। नरम दल में वो लोग जुड़े। लेकिन इन सब चीजों पर बात करने के साथ साथ ही भारत में क्रांति का जन्म हो चुका था, जो कि भारत के अंदर ना कि संपूर्ण देश के अंदर फैल चुकी थी। 1907 के स्टुअर्ट में मैडम भीकाजी कामा, जो भारत क्रांति की जनक कही जाती हैं, उन्होंने अपने हाथ से तिरंगा बनाकर स्टुअर्ट गार्ड के अंदर तिरंगे को फहरा दिया। भारत के 14-14 साल जैसे बच्चे, खुदीराम बोस जैसे 14-14 साल के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे, इन बच्चों ने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। और 14-15 साल का बच्चा फांसी पर लटकने के लिए तैयार है और सबसे कम उम्र का बच्चा फांसी पर चढ़ जाता है। भारत का पहला क्रांतिकारी जो सबसे कम उम्र का था, खुदीराम बोस। यानी कि भारत में क्रांति तो शुरू हो चुकी है। उसी समय में ये अंग्रेज भारत में एक दौरा करेंगे और दिल्ली के अंदर एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा। रानी मेरी, जॉर्ज फिफ्थ नाम के दोनों व्यक्ति भारत में आएंगे और भारत की दशा को जानना चाहेंगे। भारत की दशा को जानना तो चाहेंगे, लेकिन भारत के लोग उनका सम्मान भी बहुत करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर उनके सम्मान में ही एक गाना गाएंगे, जो गाना भारत में आगे चल के भारत का राष्ट्रगान बनेगा। अगर मैं प्यारे दोस्तों बात करूं राष्ट्रगान से खुश होकर, यह व्यक्ति जो बंगाल विभाजन किया है, इस बंगाल विभाजन को 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे रानी मेरी और जॉर्ज पंचम। रविंद्रनाथ टैगोर को इसी गाने से प्रभावित होकर बाद में नोबेल प्राइज दिलवाने का भी काम करेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूं, मैं भारत के विद्वान लोगों को पढ़ा रहा हूं और विद्वान छात्रों को पढ़ा रहा हूं, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पर मैं बात करूं, कोई बात नहीं, वीडियो रुक रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, ऑफलाइन में ठीक आएगी। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर इन्होंने बंगाल विभाजन तो रद्द कर दिया है प्यारे दोस्तों, लेकिन क्या उस कटीले बीज को काट पाए है जो 1906 में इन्होंने बो दिया है? नहीं काट पाए। आप एक बात बताओ, अगर गांव के अंदर दो लोग रहते हैं और दोनों लोगों के बीच में बड़ा प्यार है
और बड़ा प्यार होने के साथ साथ अगर उनके बीच में कभी मतभेद हो जाए और फिर वो दोबारा से एक साथ मिले, क्या वो प्रेम दोबारा से देखने के लिए मिल सकता है? आप इस बात को एक बात से समझ लो कि जब भी धागा टूटता है उसके अंदर गांठ मारी जाती है, वो धागा साबुत कभी नहीं होता। बंगाल विभाजन तो इन्होंने प्यारे दोस्तों रद्द कर दिया, लेकिन इस बंगाल के अंदर उस समय तक 5 साल के अंदर पल गए जहर को ये खत्म नहीं कर सकते। और अंग्रेज इस बात को जानते थे और भारतीय व्यक्ति बड़े खुश हुए कि बंगाल विभाजन रद्द हो गया। अरे इन्होंने बीज तो बो दिया, जो बीज ने अंकुरित करना था अब तो वो पौधा बन गया है, अब तो वो उग रहा है। उस पेड़ को काटना चाहिए था। आगे चल के यही बंगाल होगा जो आगे चल के पाकिस्तान के रूप में तब्दील होगा। ये पेड़ कभी नहीं कटेगा, ये पेड़ आज भी रहेगा। आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उस समय भारतीय लोगों को लॉलीपॉप मिल गया कि शायद बंगाल विभाजन रद्द करके हमें सारी समस्या खत्म हो गई, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। वह अंकुरित पौधा आज बड़ा वृक्ष बन के आप सभी के सामने खड़ा है, जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और भारतीय व्यक्ति बंगाल विभाजन के नाम पर बड़े खुश हो गए। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बहुत सारी बातों पर बात करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल आप इतना समझने की कोशिश करो, जैसे ही भारत के अंदर बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी अपने एक अधिवेशन का आयोजन करती है, जो कांग्रेस ने 1906 में किया है। और उसी समय भारत का वायसराय होता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 तक भारत का वायसराय बनकर रहेगा। इसके बारे में 2 सबसे अहम चीजों की मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, पहली चीज तो ये कि जब कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में हुआ, इसकी अध्यक्षता करने का काम एक व्यक्ति करते हैं, जिनका नाम होता है दादा भाई नौरोजी। 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन के दौरान स्वराज शब्द की मांग की। स्वराज शब्द की मांग की। और 1906 में ही, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं, 1906 में एक पार्टी बनी मुस्लिम लीग। और मैं चिल्ला चिल्ला कर इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। जैसे ही 1906 के आप अध्यक्ष को देखेंगे दादा भाई नौरोजी, 1907 के अंदर जो युवा दल था उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कांग्रेस की अध्यक्षता हमें दो, और कांग्रेस की अध्यक्षता हमें दो। और ये तुमने मुस्लिम लीग बन कैसे जाने दी? भारत में दूसरी कोई पार्टी बननी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी और 1906 में ही युवा दल जो था वो कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहता था, उसी समय क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी के बारे में जानेंगे। उसी समय में 1907 में एक अधिवेशन होगा, और 1907 का जो सूरत का अधिवेशन होगा, फिर से युवा दल को कमान नहीं दी जाएगी। और जैसे ही युवा दल को कमान 1907 में नहीं दी जाएगी, ये कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक होगा गरम दल, एक होगा नरम दल। इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात आई है दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में बनने वाले प्रश्नों पर थोड़ी सी मैं आपकी दृष्टि दौड़वाना चाहता हूं। आइएगा मेरे साथ, जानते हैं दादा भाई नौरोजी से क्या प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न बनेगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के विशिष्ट वृद्ध व्यक्ति। आप कौन कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी इसे कितनी बार पूछा है, और बच्चे को पता होता है कि भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का विशिष्ट वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। बड़े ही काबिल लोग थे, क्योंकि इन्होंने धन के निष्कासन के बारे में एक सिद्धांत दिया था। और धन के निष्कासन के बारे में जो सिद्धांत दिया है, ये भारत की क्रांति में एक ऐसा वृक्ष बना है जिस वृक्ष ने भारत की जड़ों को झकझोर दिया था। दादा भाई नौरोजी ने इस बात को बताया कि देखिए, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, और इतने लुटेरे, अहमद शाह अब्दाली जैसे भारत पर लुटेरे आए, लेकिन जो जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आते थे, वो भारत में लूट करते थे, और लूट करने के बाद वापस चले जाते थे। तब भारत गरीब नहीं हो रहा था। 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लूट कर चले गए, 1-2 साल के लिए नहीं आए फिर। लेकिन ये अंग्रेज जो भारत को लूटने का काम कर रहे हैं, अंग्रेज तो भारत को इस तरह से लूट रहे हैं कि आपको अगर पता हो कि 1600 ईस्वी से 1608 में यह व्यक्ति आना शुरू करते हैं, और आज के समय में हम बात करें तो 1906 तक आ गया है। ये व्यक्ति तो कभी भारत से जाते ही नहीं है, लूटते जा रहे हैं, और भारत दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। तो आप एक बात बताइएगा कि अगर सामान्य सी भाषा में मैं आपसे बात करूं
कि अगर एक साथ किसी चीज को ज्यादा लूट लेना और एक व्यक्ति का होता है कि कई सालों तक उसे लूटते रहना, तब कौन सी चीज से ज्यादा नुकसान होगा? जब कई सालों तक एक चीज को ज्यादा लूटा जाएगा। हरेंद्र कुमार, वीडियो रुक रही है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो ऑफलाइन में देख लेंगे, कल से नहीं रिकॉर्ड दे देंगे, ठीक है? प्यारे दोस्तों, जब एक साथ लूटा जाएगा तब वह देश ज्यादा गरीब होगा। यहां पर धन के निष्कासन का मतलब था कि इन्होंने इस बात को बताया कि भारत में जितना भी पैसा है ना, वो सारा का सारा ब्रिटेन जा रहा है। और अंग्रेजों ने इस बात को माना कि यह जो अंग्रेज हैं, हम जो अंग्रेज हैं, ये एक ऐसे स्पंज की तरह हैं जो भारत की गंगा नदी से पानी चूसते हैं और हम ब्रिटेन की टॉन्स नदी में जाकर उस पानी को डाल देते हैं। ऐसा अंग्रेजों ने खुद माना था। और ये धन के निष्कासन का ही मतलब यह था कि भारत को लूटने का काम अंग्रेज कर रहे हैं। जितना टैक्स होता है वो सारा टैक्स बाहर के लोग ले जाते हैं, यानी अंग्रेज लोग ले जाते हैं। और अगर अंग्रेज लोग ले जाते हैं तो आप इस तरह से बातों को औरों को भी समझो। जब मैंने आपको समझाया है कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, भारत के अंदर से कच्चा माल जाता था और इन व्यक्तियों ने भारत की मार्केट को खोल दिया था बाजार करने के लिए। धन के निष्कासन में सारी की सारी बातें दादा भाई नौरोजी ने बता दी। इन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक को कई बार आपसे पूछ लेता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अंतर्गत इन्होंने धन के निष्कासन के बारे में बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों दूसरा वाला। एक पॉइंट मैं इससे इंपॉर्टेंट कहूंगा और दूसरा पॉइंट हेलो नमस्ते भाई को चलिए, बच्चे फोन करते ही रहते हैं, बच्चे फोन करते ही रहते हैं। दीपांजलि कुशवाहा कह रही है सही सही है वीडियो, और एक दो बार काट भी देता हूं तो तुम फोन मत किया करो, सभी सुन लेना, ठीक है? मैसेज व्हाट्सएप पर कर दिया करो, उसका रिप्लाई ज्यादा अच्छा मिलता है। ध्यान रखिएगा। आगे प्यारे दोस्तों हम बात करें, एक रिदम टूट जाता है। आगे हम बात करें तो 1906 के अंदर क्या हुआ? टाइपिस्ट जो है ना हमारा, थोड़ा सा ज्यादा फाइटर है वो, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान मत दीजिएगा। 1906 के अंदर क्या हुआ दोस्तों? 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इस मुस्लिम लीग की स्थापना होने की वजह से ही, इस मुस्लिम लीग की स्थापना होने की वजह से ही भारत के अंदर जो युवा वर्ग था उसको कहीं ना कहीं क्रोध आने लगा और युवा वर्ग कहने लगा हम अब कांग्रेस की कमान संभालने का काम करेंगे। 1907 के अंदर जैसे ही समय आया, 1907 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन सूरत के अंदर होता है और सूरत के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन करने के लिए आते हैं रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस। कांग्रेस के रास बिहारी घोष, ध्यान रखिएगा, बोस मत लिखिएगा। रास बिहारी घोष कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर आते हैं। इसके पीछे देखो कहानी तो बहुत है कि रास बिहारी घोष को ही क्यों अध्यक्ष बनाया गया। दरअसल ये जो गरम दल था ना, वह पूरा का पूरा गरम दल इनको गुरु मानता था अपना। इसलिए इन कांग्रेसियों ने क्या किया कि इनके गुरु को ही आगे कर दिया कि तुम इस बार बन जाओ अध्यक्ष, जिससे आपका सभी सम्मान करते हैं। जब रास बिहारी घोष यहां पर अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनने पर इनका विरोध फिर इस बार किसी भी युवा वर्ग ने नहीं किया और युवा वर्ग ने कह दिया कि अगर ऐसी बात है तुमको कांग्रेस पार्टी चलानी है तो हमें कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने कांग्रेस को क्या किया, यह पार्टी दो भागों में टूट जाती है। और जो कांग्रेस दो भागों में टूटी है, एक नाम जाना गया नरम दल के नाम से, एक नाम जाना गया गरम दल के नाम से। जो गरम दल के अंदर थे, नरम दल के अंदर तो देखिए बहुत सारे लोग थे। नरम का मतलब होता है जो वृद्ध पुरुष थे, जिनकी सोच थी भारत से प्यार से इनको अंग्रेजों को निकालो, जैसे WC बैनर्जी आदि हो गए। ऐसे सारे के सारे लोग यहां पर नरम दल के अंदर थे। लेकिन गरम दल के अंदर थे बस उठा के पटकने वाले लोग। जैसे कि मैं बात करूं, तीन प्रमुख थे, वैसे तो बहुत थे हमारे गरम दल के अंदर। जैसे कि इन तीन को कहा जाता है, एक थे लाला लाजपत राय, दूसरा कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक और तीसरा कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल के नाम से ये दोनों तीनों के तीनों व्यक्ति बड़े ही प्रसिद्ध रहने वाले थे। लाल बाल पाल ये किसमें थे? गरम दल के अंदर थे, उठा के पटकने वाले ये लोग थे। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर इन भारतीयों ने बहुत कोशिश की थी अब से पहले भी, लेकिन वह कोशिश एकजुट होकर नहीं कर पा रहे थे। मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो तो, कि भारत में महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र में एक उत्सव शुरू हुआ था, गणपति उत्सव, गणपति बप्पा मौर्य कहते हुए, जो मूवियों में आपने देखा होगा। बाल गंगाधर तिलक ने वो शुरू किया था
और एक आईएएस में प्रश्न पूछा गया है, बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है कि पहली बार किस व्यक्ति ने भारत के अंदर राजनीति को धर्म से जोड़ने की कोशिश की? बाल गंगाधर तिलक। यह प्रश्न जब आईएएस के अंदर पूछा गया तो अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं हुआ था। दरअसल उसका कारण यह था जो मैंने आपको पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट से समझाया है कि राजनीति को धर्म से किस तरह से जोड़ दिया था कि अगर धर्म के अंदर हस्तक्षेप करेंगे तो भारतीय व्यक्ति अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। अगर 4 डंडे भी इन्होंने गणपति बप्पा मौर्य के समय उत्सव में मार दिए तो यह उग्र उपद्रव हो जाएगा और अंग्रेजों को पीटना शुरू कर देंगे। यहां पर क्या हुआ, ऐसे ही व्यक्ति जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन बाल गंगाधर तिलक पर अंग्रेजों की नजर पड़ने लगी। शिवाजी उत्सव शुरू कर दिया और शिवाजी उत्सव ही नहीं, इन्होंने क्या क्या भारत के अंदर करना शुरू कर दिया कि अंग्रेजों ने इन्हें एक नाम दिया, भारतीय अशांति के जनक। एसएससी ने प्रश्न पूछा है, भारत में अशांति के जनक क्यों कहा है इनको अंग्रेजों ने? क्योंकि आपको दिख रहा है जब सारे के सारे नेता सिर्फ छोटी मोटी क्रांतियां करके, छोटी मोटी पार्टी बनाकर आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, इस व्यक्ति ने इतना भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। शिवाजी की कहानियों को सुनाना शुरू कर दिया था, शिवाजी के बारे में बताना शुरू कर दिया था। ये कहते थे कि भारत के अंदर आपको भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। वे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन हाथ में धनुष लेकर चलते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध में हथियार न उठाने की कसम खाई थी, लेकिन समय आने पर उन्होंने भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर दिया था। ऐसी सीख बाल गंगाधर तिलक भारतीय लोगों को देते हुए फिर रहे थे। अंग्रेजों की नजर इन पर पड़ी। अंग्रेजों ने जब ऐसा देखा कि भारत में अशांति के जनक यानी अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वह कौन कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं। तुरंत इनको पकड़ा और इनको पकड़ने के बाद एक जेल के अंदर भेज दिया, जो कि मांडले जेल थी। कौन सी थी? जो कि मांडले के जेल के नाम से जानी जाती है। कौन से जेल के नाम से? मांडले जेल के नाम से जानी जाती है। ये म्यांमार के अंदर जेल पड़ती है। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि आप इतना बताइएगा कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको किस जेल में कैद किया गया? आप कहेंगे मांडले जेल में। कौन सी जेल में? इनको मांडले जेल के अंदर कैद किया गया था। कहां पर है? म्यांमार यानी वर्मा के अंदर। 1908 का वह समय था जब इनको बाल गंगाधर तिलक को कैद करके मांडले जेल में भेज दिया गया और इनको एक नाम दिया गया, अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। एसएससी कई बार पूछती है निम्नलिखित में से कौन भारतीय अशांति के जनक माने जाते हैं? आप आंसर क्या लगाएंगे? चूकेंगे नहीं, निश्चित लगाएंगे। लेकिन इनके बारे में बताता हूं, इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाएं लिखनी शुरू कर दी और वो पत्र पत्रिकाएं भी आपसे कई बार पूछी जाती हैं। आइएगा, मराठा और केसरी नाम की 2 पत्रिका लिखी थी। शायद टाइप नहीं हो पाया है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने 2 पत्रिका लिखी थी, जिसमें से प्रमुख रूप से एक पत्रिका थी जिसका नाम क्या था? मराठा, और दूसरी पत्रिका का नाम जो हुआ करता था वो हुआ करता था केसरी। ये 2 पत्रिका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। अगर प्यारे दोस्तों आगे बात करें तो 1908 के समय में खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। सर खुदीराम बोस को क्यों फांसी हो जाती है? मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 1908 डेट आपको याद रखनी है। और 1908 में जब खुदीराम को फांसी हुई है, एक जज था जिसका नाम था जज किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड नाम का जो जज था, ये भारतों के हमेशा विपक्ष में अपने डिसीजन निर्णय सुनाया करता था। और किंग्सफोर्ड नाम का व्यक्ति जो भारतों से बड़ा चिढ़ता था। खुदीराम बोस को एक दिन लगा कि काम खत्म ही कर देते हैं। बहुत छोटे से बच्चे थे खुदीराम बोस, आपकी तरह, आपसे भी छोटे थे। आप तो वैसे ही 25-30 साल के हो रहे उस टाइम, लेकिन इनकी उम्र उस समय 14-15 साल थी। खुदीराम बोस ने क्या किया कि जो किंग्सफोर्ड नाम का जज था, ये किंग्सफोर्ड नाम का जज हर दिन एक रास्ते से गुजरा करता था, और उस रास्ते से जब गुजरा करता था, उस समय की गाड़ियां जो हुआ करती थोड़ा अजीब तरह की हुआ करती थी, जो आपने देखी होंगी अंग्रेजों के टाइम की। तो किंग्सफोर्ड नाम का व्यक्ति जो एक जज हुआ करता था, एक रास्ते से एक दिन गुजरा। खुदीराम बोस ने देख लिया, अगले दिन फिर देख लिया, तीसरे दिन सोचा कि ठीक है, इसका काम अगले दिन हम यहीं पर तमाम कर देंगे। अगले दिन यहां पर खुदीराम बोस और इनके साथ एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। क्या नाम था? प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नाम के व्यक्ति ये बम लेकर रास्ते में बैठ जाते हैं जहां से किंग्सफोर्ड ये जज गुजरता था। अब बैठे हैं, जैसे ही ये दोनों के दोनों बैठे थे, वहां से गाड़ी गुजरती है, और गाड़ी गुजरने के साथ इनको तो इंतजार था, किंग्सफोर्ड है, और गाड़ी पर इन्होंने बम फेंक दिया।
जैसे गाड़ी पर बम फेंका, गाड़ी पर बम फेंकने के बाद जब गाड़ी के पास गए, देखा कि किंगफोर्ड मरा हुआ मिलेगा, लेकिन वहां तो कुछ और ही देखने के लिए मिला। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था मिस्टर कैनेडी। क्या नाम था? मिस्टर कैनेडी। ये मिस्टर कैनेडी नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, और मिस्टर कैनेडी नाम के जो व्यक्ति हुआ करते थे, ये मिस्टर कैनेडी भारत के हित में काम करते थे, भारतीय व्यक्तियों को प्यार देते थे, भारतीय क्रांतिकारी में भाग लेने का काम करते थे, और भारत के लोगों का हमेशा सहयोग करने का काम करते थे। खुदीराम बोस ने देखा कि हम तो किंग्सफोर्ड को मारने चले थे, और ऐसे व्यक्ति को मार दिया जो भारत के हित में था। प्रफुल्ल चाकी को यह सब देखते हुए प्रफुल्ल चाकी को रहा नहीं गया। प्रफुल्ल चाकी ने अपनी वहीं पर हत्या कर ली, और खुदीराम बोस को जब पकड़ा गया, खुदीराम बोस को 1908 में फांसी पर लटका दिया गया। कुछ महीनों बाद ही, यानी सजा सुनाई गई फांसी की, और कुछ महीने बाद खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। संभवतः हम कह सकते हैं कि यह खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के फांसी खाने वाले क्रांतिकारी थे। आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन व्यक्ति ने बम फेंका, किसकी गाड़ी थी, कौन से केस के अंदर खुदीराम बोस को फांसी हुई। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाना चाहिए अगर आप अच्छे से इस बात को समझ पाए हैं। खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है 1909 के अंदर। 1909 के अंदर एक ऐसा सुधार लेकर आते हैं ये अंग्रेज, जिसके अंदर उस बीज को, जो अंकुरित मैंने अभी कर रहा था, उस बीज को खाद पानी देने का काम ये रिफॉर्म करेगा। 1919 में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था मार्ली। ये सचिव हुआ करते थे, मिंटो हुआ करते थे वायसराय। तब इन दोनों के टाइम पर भारत के अंदर एक अधिनियम आया जो इनके नाम से ही जाना गया, कहा गया मार्ले मिंटो सुधार, जिसके अनुसार जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे उनके लिए पृथक निर्वाचन शुरू किया गया। अब भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति चुनाव जब लड़ेंगे तो उनके लिए पृथक निर्वाचन की क्या आवश्यकता है। अब इन्होंने क्या व्यवस्था की कि मानो यह कोई व्यक्ति है, यह कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को मानो यह मुस्लिम व्यक्ति है, और यह दूसरा व्यक्ति है जो कोई हिंदू व्यक्ति है। कोई समस्या नहीं सर। अब देखो इन्होंने क्या व्यवस्था बनाई, जो हिंदू व्यक्ति है इसको जब वोट देने वाले लोग होंगे, जो मत देने वाले लोग होंगे, मुस्लिम को जब यह मत पड़ रहे होंगे तो सारे के सारे मुस्लिम व्यक्ति इसको मत डाल रहे होंगे, और ये खड़ा होने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम होगा। जो हिंदू व्यक्ति खड़ा होगा चुनाव में, निर्वाचन जिसका होगा, उस व्यक्ति के लिए हिंदू व्यक्ति मत डाल रहे होंगे, और इसके लिए खड़ा भी एक हिंदू व्यक्ति होगा। आपको क्या लग रहा है, अब जब दो लाइन हिंदू और मुस्लिमों की लगेंगी, क्या कहीं ना कहीं देखकर ये हीन भावना नहीं आएगी एक दूसरे के मन में कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये कभी किसी समय पर एक लाइन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर एक नाम पर एक होने वाले भारतीय थे। आज इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार के अंदर पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी। हिंदुओं के लिए हिंदू वोट डालेगा, प्रत्याशी हिंदू होगा, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम वोट डालेगा, प्रत्याशी मुस्लिम होगा। इन्होंने इस तरह से हिंदू मुस्लिमों को बांटना शुरू कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे बनता है, ये बताइए कि किस व्यक्ति ने पृथक निर्वाचन के लिए हिंदू और मुस्लिमों के लिए व्यवस्था करने की कोशिश की। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन 1919 का मार्ले मिंटो सुधार, जो भारत में फूट डालो शासन करो का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। 1906 में वो पौधा जो थोड़ा सा उपज रहा था, पानी यहां से मिल गया। 1906 के बाद 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। मार्ले मिंटो सुधार तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन आप ध्यान देंगे कि लॉर्ड हॉर्डिंग अगला वायसराय बनकर आता है, जो 1910 से लेकर 1916 तक भारत का वायसराय बनकर रहेगा। और यह व्यक्ति क्या करेगा, यह व्यक्ति 1911 में दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार लगवाएगा। कुल दिल्ली दरबारों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों 3 होती है। एक 1877 में लगेगा, एक 1903 में लगेगा, एक 1877 में लगेगा, एक 1903 में लगेगा। कब? 1903 में लगेगा, और एक 1911 में लगेगा। ध्यान रखिएगा, 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन भारत के अंदर हुआ है। और 1911 में क्या हुआ, ये तीसरा दिल्ली दरबार दिल्ली के चांदनी चौक पर लगना था। लॉर्ड हॉर्डिंग नाम का व्यक्ति, जो इस समय भारत का वायसराय था, एक बहुत बड़े हाथी पर बैठकर जा रहा था। बहुत बड़े हाथी पर चांदनी चौक से गुजर रहा था। रासबिहारी घोष नाम के व्यक्ति इस व्यक्ति को देखते हैं, और उसको पता चला कि आ कौन रहे हैं इस दिल्ली दरबार में। जॉर्ज फिफ्थ नाम का व्यक्ति, या जॉर्ज पंचम हम कह सकते हैं, और रानी मेरी आने का काम कर रही हैं। खुदीराम बोस को देखकर यह रहा नहीं गया,
खुदीराम बोस जो थे ये लेकर बम पहुंच गए चांदनी चौक और इसे होर्डिंग पर जाकर फेंक दिया खुदीराम बोस ने बम। इसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया। इसके हाथी के बम लगता है और हाथी की मृत्यु हो जाती है, लॉर्ड हॉर्डिंग बच जाता है, लेकिन खुदीराम घोष ऐसी जगह पर भाग जाते हैं जिससे अंग्रेज बड़े डरते थे। खुदीराम घोष इसके बाद जापान चले जाते हैं और सही वक्त का इंतजार करने लगते हैं। और ये सही वक्त का इंतजार जब करेंगे जब आजाद हिंद फौज जैसी संस्था बनेगी, जब उसके अंदर ये बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। जापान भागकर चले गए। फिलहाल आप इतना समझो कि दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ है, वो दिल्ली दरबार का आयोजन मेरे प्यारे टाइगरों 1911 में हुआ है, जिसके अंदर दो व्यक्ति अंग्रेज आए हैं, जॉर्ज फिफ्थ और रानी मेरी। और इनके स्वागत में राष्ट्रगान जो आप पढ़ते हैं वह गाया गया है। जो आप उसके अंदर पाते हो राष्ट्र भारत भाग्य विधाता, ये दरअसल दोनों ही व्यक्तियों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रयोग किया है। भारत भाग्य विधाता, इन दोनों ही व्यक्तियों को संबोधन कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार, वो भी गाने का काम किया था, लेकिन उस समय हिंदू मुस्लिम सब एक हुआ करते थे। फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि रानी मेरी, जॉर्ज फिफ्थ भारत के अंदर आए हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया है। और दिल्ली दरबार के अंदर दो ऐसे डिसीजन लिए गए जो आपको हमेशा याद रखूंगा। पहला डिसीजन ये था कि राजधानी जो हुआ करती थी हमारे भारत की, वो कलकत्ता हुआ करती थी, और 1912 से ये स्थानांतरित कर दी गई और अगली राजधानी हमारी दिल्ली हो गई। अगली राजधानी कहां हो गई? दिल्ली हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए पूरी तरह स्थानांतरित होकर ये राजधानी कब दिल्ली आई, आप कहेंगे 1912 में। ये डिसीजन कब लिया गया था? 1911 में डिसीजन लिया गया था। 1912 से इसे दिल्ली में काम करना शुरू कर दिया था। अरे विशु गुजर पीछे नहीं हट रही है तो यार यहीं से कर ले, बाद में रिकॉर्डेड मिलेगी जब पीछे कर लियो आएगा। दूसरा काम किया बंगाल विभाजन, जो कभी 1905 के समय में हुआ था, 1911 के दिल्ली दरबार में इस बंगाल विभाजन को दोनों ने रद्द कर दिया। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक बार द्वेष भावना होने के बीच में, विचार बदलने के बीच में दोबारा वो प्रेम पैदा नहीं किया जा सकता। बंगाल विभाजन भले ही इन्होंने रद्द कर दिया, भारतीय खुश हो रहे हैं, क्योंकि जब तक वहां जहर जो पड़ चुका है पश्चिम बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, उसका यहां पर क्या होने वाला होगा, वो आगे चल के पाकिस्तान के रूप में उभरेगा। प्यारे दोस्तों इतना समझो कि यहीं पर रास बिहारी घोष ने चांदनी चौक पर लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने का काम किया था। ये बात मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं। यहां से प्यारे दोस्तों आप एक चीज समझिएगा कि जब ये भारत के अंदर इतनी क्रांति लोग कर रहे हैं, उस समय भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है वो देखने लायक है। ये लोग तो भारत में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों को मारने का काम कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। हुआ क्या? 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई, और जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई है वह श्यामजी कृष्ण ने की है। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका पूरा नाम होता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की है, और यह स्थापना ब्रिटेन के अंदर हुई है, और ब्रिटेन के अंदर इंडिया हाउस अवस्थित है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इंडिया हाउस कहां पर है? आप कहेंगे ब्रिटेन के अंदर है इंडिया हाउस। यहां पर जो व्यक्ति हुए श्यामजी वर्मा का बड़ा रोल था इंडियन हाउस को बनवाने में। इन्होंने ब्रिटेन के अंदर ही इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, जबकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर 1907 के अंदर एक महिला हुई जिनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। यह आपको ध्यान रखना होगा। इनको भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, भारतीय क्रांति की मां किसे कहा गया है? मैडम भीकाजी कामा। अब आप कह रहे होंगे सर पिता किसे कहा जाएगा? श्यामजी वर्मा को। तो ऐसा तो है नहीं। मैडम भीकाजी कामा जो है, इनको इंडियन क्रांति की मां कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले एक जगह पड़ती है जिसका नाम है स्टुअर्टगार्ड। क्या नाम है? स्टुअर्टगार्ड। ये जर्मनी के अंदर पड़ता है। इसके अंदर 1907 में पहली बार इन्होंने तिरंगा फहराने का काम किया। विदेश की धरती पर किसने सबसे पहले तिरंगा फहराया? मैडम भीकाजी कामा। भारतीय क्रांति की जनक कौन कही जाती है? भीकाजी कामा। स्टुअर्टगार्ड में किसने तिरंगा फहराया? मैडम भीकाजी कामा। हर तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता रहा है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। विश्व गुजर ऑफलाइन अच्छी चल जाएगी। आइएगा
प्यारे दोस्तों, अगर हम आगे बात करें मैडम भीकाजी कामा के अलावा और अन्य गतिविधियां विदेश के अंदर क्या हो रही थी। 1909 में क्या हुआ, मदनलाल ढींगरा नाम के व्यक्ति थे और एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था कर्नल वायली। कर्नल वायली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने 1909 के अंदर कर दी। और 1913 में क्या हुआ, 1913 में सोहन सिंह भागना ने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में कर दी, सैन फ्रांसिस्को में। यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भागना ने कर दी और 1914 में एक ऐसी घटना को अंजाम ये अंग्रेज देते हैं जिसका नाम था कामागाटा मारू। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कामागाटा मारू क्या था। कामागाटा मारू एक जलपोत था, एक पानी का जहाज था। यह कामागाटा मारू जो कि भारत के अंदर कनाडा जो सरकार थी, कनाडा ने एक नियम बनाया कि हम भारत से आने वाले अप्रवासी लोगों को नहीं लेंगे। जब कनाडा सरकार ने यह नियम बनाया उसके बाद 35 भारतीय लोगों को एक बार कनाडा ने ले लिया। तब भारत से एक जहाज निकला जिस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। इस कामागाटा मारू के अंदर सारे के सारे सिख लोग थे, पंजाबी लोग थे। और इस सिख यानी पंजाबी लोग एकत्रित होकर कनाडा के अंदर रोजगार के लिए जाते हैं। बहुत लंबा क्षेत्र लगता है। तब कनाडा ने यह नियम बना रखा था कि जो सीधा किसी दूसरे देश से हमारे देश में आएगा उसको हम कभी भी अपने यहां पर नहीं लेंगे। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, कुछ बीमारी फैल चुकी थी, कुछ अन्य कारण थे, कुछ अंतरराष्ट्रीय समझौते थे। कनाडा ने ऐसा नियम बना रखा था। ये सभी व्यक्ति रोजगार के लिए गए। कनाडा पानी के जहाज से जाना, उस समय के पानी के जहाज आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगता होगा, कितना कठिन काम होगा। आधे से ज्यादा तो बीमार होकर उस जहाज के अंदर ही मर गए थे, आधे से ज्यादा नहीं, कुछ परसेंट। जब ये जहाज कनाडा पहुंचा तो कनाडा के जब तट पर ये रुका तो वहां पर फोर्स ही फोर्स दिखाई दी। बहुत लंबा समय लगा, 6-7 महीने लग गए। जहाज से उतरे तो लोग इन्हें उतरने नहीं दे रहे हैं कनाडा के अंदर। खाने पीने का राशन खत्म हो चुका है। कुछ लोग इसका नेतृत्व करने का भी काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने देखा कि कनाडा में तो मतलब ही नहीं होता हम यहां पर रुक जाएं। तब इन लोगों ने सोचा कि ठीक है, वापस चलते हैं अपने देश भारत। बड़े गुस्सा हुए, झड़प भी हुई वहां पर। खाने पीने का राशन नहीं था, लोग भूख से तरह तरह मर रहे थे। वापस कैसे करके भारत आ जाते हैं। भारत में अंग्रेज शासन कर रहे हैं। भारत में अंग्रेज शासन कर रहे हैं। अंग्रेज जैसे ही देखा कि कामागाटा मारू कनाडा से वापस लौट कर आया है, अंग्रेजों ने इस जहाज को रोक दिया और कहा इस जहाज से एक भी भारतीय को हम नीचे नहीं उतरने देंगे, वापस कनाडा जाओ। अभी तो भारत से ही गए थे बेचारे, कनाडा गए, कनाडा से वापस भेज दिया, दोबारा भारत से कनाडा जाओ। इसका क्या मतलब होता है। अब सरदार लोग थे, आप सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा चुटकुले इन पर बनते हैं तो सबसे ज्यादा बहादुर भी यही होते हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, गुरु गोविंद नाम का हूं। मनाने की कोशिश की, अंग्रेज नहीं माने, पुलिस बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यहां पर इतनी तगड़ी झड़प हुई, अंग्रेजों ने गोलियां चलवानी शुरू कर दी, इन्होंने तलवार बजानी शुरू कर दी। एक बजबज नाम का बंदरगाह पड़ता है। ये बजबज नाम के बंदरगाह पर पहुंचा था और बजबज नाम के इस बंदरगाह के अंदर जो त्रासदी फैली थी, इन सरदारों ने मिलकर और अंग्रेजों के बीच में झड़प हुई थी, वहां से प्रसिद्ध हो गया कामागाटा मारू क्या था। दरअसल एक जहाज का नाम था जिसके साथ ऐसी जास्ती हो रही थी। बहुत लोग मारे गए, 200-250 लाश इसके ऊपर बिछ गई। ऐसा ये कामागाटा मारू था। कामागाटू मारा 1914 में इसकी घटना हुई। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 1914 से लेकर 1918 या 19 के बीच तक क्या हुआ है, विश्व युद्ध हुआ है। और ये जो विश्व युद्ध हुआ है ना, इस विश्व युद्ध ने भारत की तस्वीर बदल के रख दी थी। और इस विश्व युद्ध के समय में ही आप ध्यान रखिएगा, इस विश्व युद्ध से पहले ही भारत के अंदर एक लीग बनती है जिसे आप होम रूल लीग कहोगे। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, इससे क्या प्रश्न बनेगा मैं अभी आपके सामने पेश करता हूं। होम रूल लीग का मतलब होता है, होम मतलब घर और रूल मतलब कानून। भारत में अपने घर के कानून होने चाहिए। इसकी स्थापना करने का काम 1916 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने की। और जो होम रूल लीग की स्थापना है, ये एक व्यक्ति ने नहीं, 2 व्यक्तियों ने होम रूल की स्थापना की है और अलग अलग की है। तिलक ने जो की है, तिलक ने यहां पर होम रूल लीग की स्थापना की है, जिनकी उपाधि लोकमान्य और भारत में अशांति के जनक कहा जाते हैं। इनका समाचार पत्र है जो कि है मराठा और केसरी।
एक अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है, एक इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है। होम रूल लीग की जो कुल संख्या थी या इसकी संख्या, इसकी जो ब्रांच थी उसकी कुल संख्या जो हुआ करती थी वो 6 हुआ करती थी और मुख्य शाखा इसका हेडक्वार्टर पूना में हुआ करता था। तब आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि भारत में पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बीजी तिलक ने की। और जानिएगा, अगर हम आगे बात करें प्यारे दोस्तों कि सितंबर 1916 में ही है दोनों, लेकिन सितंबर 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई है वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई है। और ये कहां पर की गई है इस बात पर थोड़ा सा बात करते हैं, दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए। एनी बेसेंट ने की है मद्रास के अंदर की है और तिलक ने जो की है तो पूना के अंदर की है। इसकी कुल शाखा जो थी वो 6 थी, मुख्य शाखा इसकी पूना के अंदर थी। लेकिन अगर आप बात करते हैं यहां पर, सर गेट लगा दीजिए, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि जो कुल शाखाएं थी एनी बेसेंट वाली की, यह बड़ी शाखा थी, 200 शाखा हुआ करती थी। और इसके हम बात करें मुख्य शाखा मद्रास के अंदर हुआ करती थी। जब पूछेगा कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो आप कह सकते हैं मद्रास के अंदर होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। इसके सचिव हुआ करते थे जिनका नाम था अंडियार। अगर हम बात करें समाचार पत्र एनी बेसेंट के, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 2 समाचार पत्र थे जो एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए थे। और ध्यान रखिएगा 1916 का एक अधिवेशन हुआ जिस अधिवेशन में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कहा जाता है। और 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जिसके अंदर अध्यक्षता ए मजूमदार करते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इसके ए मजूमदार ने अध्यक्षता की और जिसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग 2 व्यक्तियों की सहायता से, बीजी तिलक और एनी बेसेंट की सहायता से ये दोनों के तीनों एक जगह पर आ गए। लेकिन आपने एक चीज नहीं पढ़ी, 1914 में क्या हुआ मेरे टाइगरों? 1914 में शुरू हो गया विश्व युद्ध। 1914 में क्या शुरू हो गया? विश्व युद्ध शुरू हो गया। और इसी समय में एक ऐसे व्यक्ति एंट्री ले रहे हैं जो भारत में तो नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, लेकिन भारत में उन जैसा नेता कोई नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति एंट्री लेने वाले हैं जो कि भारत के अंदर अंग्रेजों की जड़ को झकझोर कर रख देंगे, जो अभी तक की 1857 की क्रांति नहीं कर पाई, जो खुदीराम बोस जैसे बच्चे फांसी खाकर चले गए वो नहीं कर पाए, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग इस कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाए। एक व्यक्ति एंट्री लेने वाले हैं जो सबको हिलाकर रख देंगे। और भारतीय ही नहीं, अंग्रेज भी और मुस्लिम लीग भी इस बात को मानेगी कि उन जैसा नेता दूसरा भारत में कोई नहीं है। उनके स्वागत के लिए जब मोहम्मद अली जिन्ना जैसे स्वागत के लिए जाते हैं, जब वो विदेश से आते हैं तो देखने के बाद सोचते हैं कि सिगार विगार लगी होगी, कोट पैंट पहने होंगे, चश्मा वगैरह लग रहा होगा। तो जब व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए नग्न बदन के साथ उतरा तो देखा यह व्यक्ति नेता हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने टैलेंट दिखाना शुरू किया तो टैलेंट देखने के बाद लोगों को लगा कि इससे तो बड़ा ही नेता कोई नहीं हो सकता। मैं बात करने वाला हूं मोहनचंद करमचंद गांधी, जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने वाले थे। और दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद मोहनचंद करमचंद गांधी भारत की आजादी की लड़ाई को किस दिशा में मोड़ेंगे, इस बात को आप अगली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अभी आपने सिर्फ संघर्ष समझा है, अब आप अंग्रेजों को घुटने टेकते हुए देखेंगे। यह व्यक्ति आते ही भारत के अंदर किस तरह से स्थिति को बदलेगा, यह बात आप मोहनचंद करमचंद गांधी से सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे, आगे आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे की चीजों पर बात करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। ये वीडियो और वो पॉलिटी वाली वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, और नहीं अपलोड होगी तो कल से फिर मैं आपको 9:30 बजे 1 घंटे पहले रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों।